मित्रों, 5 अगस्त को बांग्लादेश के साथ साथ पूरे के पूरे साउथ एशिया की हिस्ट्री में भी हमेशा एक अहम दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। 5 अगस्त को बांग्लादेश के अंदर तो 15 साल से नाजायज तरीके से हुकूमत में बैठी हुई शेख हसीना का धड़न तख्ता तो हुआ ही है, लेकिन इसके साथ साथ पूरे के पूरे साउथ एशिया का जो पावर बैलेंस है वह बांग्लादेश की जनरेशन जी और जनरेशन वाई वालों ने चेंज करके रख दिया है। साउथ एशिया के अंदर इकलौता इंडिया का वाहिद जो इत्तेहादी बचा हुआ था अवामी लीग की सरकार, वो भी धपड़धूस हो गई है। अब ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है इस वक्त, ये वीडियो शेख हसीना साहिबा के बांग्लादेश से भागने का वीडियो है और उनको 45 मिनट सिर्फ फौज ने दिए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब लोग ढाका पहुंच रहे तो सिर्फ 45 मिनट उनको फौज ने दिए कि आप निकले यहाँ से, रेजिग्नेशन लिखिए और भागे यहाँ से, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और वही हुआ। इनकी जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसके अंदर जनरेशन जी वाले वहाँ पर चिल कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में चिल कर रहे हैं। कोई ये देखिए ना, आप स्क्रीन पे देखिए, ये इनकी ऑफिशियल रेजिडेंस की तस्वीरें देखिए, किस तरह से नौजवान वहां पर बेड पे आराम फरमा रहे हैं। इतनी ज्यादा मेहनत की है उन्होंने भाई कि पूरी की पूरी 15 साल की डिक्टेटर जो वहां पर बैठी हुई थी उनको हटा दिया है, तो अभी आराम कर रहे हैं। पूरा जॉब हैज बीन डन, अभी ये आराम कर रहे हैं वहां पे। तो ये यहाँ से 45 मिनट इनको दिए गए थे, रेजिग्नेशन लिखिए और जाइए। इनको वीडियो तक भरने का मौका नहीं दिया गया। पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि वीडियो रिकॉर्ड कराना चाह रही थी, वो भी इनको नहीं कहा गया कि भाई टाइम नहीं है, वक्त कम है आपके पास, निकलिए यहाँ से। तो यहाँ से बैठ के फिर ये गई है हेलीकॉप्टर में बैठ के, और लैंड कहाँ हुई है, ये सीधा यहाँ से जब उड़ी है ना बांग्लादेश से, तो इनका हेलीकॉप्टर चलते चलते उत्तर प्रदेश चला गया। इंडिया का इलाका उत्तर प्रदेश, वहां उत्तर प्रदेश में अगर आप ये तस्वीर देखें तो इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से थोड़ा दूर अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर एक निशान नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। ये हिंडोन एयरबेस है। हिंडोन एयरबेस जो है ये एशिया का सबसे बड़ा कहा जाता है कि एयरबेस है, इंडियन एयरफोर्स का है। ये यहाँ पर लैंड हुई। अब जब शेख हसीना यहाँ लैंड हुई तो लैंड होते ही इनको बहुत बड़ा झटका लगा। झटका ये लगा इनको कि इनको कम्युनिकेट कर दिया गया कि आपके पास यहाँ टाइम थोड़ा है, सॉरी बट हम आपको लंबे अरसे तक यहाँ पर रुकने नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है, वरना फिर हमें आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, ये बहुत बड़ा झटका था इनके लिए कि भाई जिन लोगों के लिए मैंने सारी ज़िंदगी काम किया, अब वो मुझे ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, जब ये काबुल टेक ओवर हुआ था ना, बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। उस वक्त भी मैंने कहा था अपने इसी प्रोग्राम के अंदर कि इससे सबक सीखना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर जो इंडियन एसेट्स हैं उनको काबुल टेक ओवर से सबक सीखना चाहिए। देखिए किस तरह से डंप कर दिया उनको, काबुल के अंदर जो इंडिया के एसेट्स थे किस तरह से डंप कर दिया। इंडिया ने उनको वीजा ही नहीं दिया, बोला उधर जाके रहो तालिबान के साथ, जो तुम्हारे साथ करें, वी डोंट केयर। तो उस वक्त भी मैंने मशवरा दिया था अवामी लीग सरकार को कि इंडिया के ऊपर से डिपेंडेंस हटा दें, ये आपके किसी भी काम नहीं आएंगे। इनको पहले ही बताया हुआ था। अब वो इन्होंने बात मानी नहीं, और आज आप देखें सूरत हाल ये है। ये जब वहां पर पहुंची उत्तर प्रदेश में, इनको कहा गया कि बोरिया बिस्तरा बांधिए, यहां से भी निकलिए भाई, यहां पे सिर्फ आपको आर्जी तौर पर टेम्पररी हम रख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने फोन वोन घुमाए और रिक्वेस्ट की है एक यूरोप के मुल्क को, यूके को कहा कि भाई आप मुझे पॉलिटिकल असाइलम दीजिए। ये उन्होंने यूके को भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन इनके लिए अफसोस की बात यह है कि यूके वालों ने भी इनको कहा कि सॉरी मैडम, हम आपको जो है नहीं रख सकते यहाँ पे, आप किसी और मुल्क का दरवाजा खटखटाइए। तो इस वक्त प्रॉब्लम यह है शेख हसीना के लिए कि दुनिया का कोई मुल्क इनको असाइलम देने को तैयार नहीं है। खुद इनका इत्तेहादी सारी जिंदगी इनके लिए काम करती रही, इंडिया के लिए सारी जिंदगी, राइट फ्रॉम 1970 इन्हीं के लिए काम करती रही, लेकिन वो भी इनको असाइलम नहीं दे रहा। अब ये पूरे रीजन के अंदर जितने भी रिमेनिंग छोटे मोटे इंडियन एसेट्स हैं, बाकी तो सारा सफाया हो गया ना, धपड़धूस हो गया। अब रिमेनिंग जो छोटे मोटे एसेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक सबक है। देखें ना, ये कोई समझना रॉकेट साइंस नहीं है। मैं क्यों इनको कह रहा था कि इंडिया से कोई हेल्प नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इंडिया, पहले दिन से ही कह रहा हूं, इंडिया मेजर फोर्स नहीं है, मीडियम फोर्स है। ये वो मीडियम फोर्स है जो कि मेजर फोर्स की तरह बिहेव करती है, लेकिन है मीडियम फोर्स, कैपेबिलिटीज लिमिटेड है। ये एक हद से ज्यादा सपोर्ट किसी की कर नहीं सकते। और ये जो मेजर फोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं ना, ये असल में मोदी की पॉलिटिकल नीड्स की वजह से बिहेव करते हैं कि हमने सुपर पावर बना दिया इंडिया को, तो इनको भक्त वहां पे खुश हो जाते हैं ये सुन के। तो इन पर रिलाय इनको करना ही नहीं चाहिए था राइट फ्रॉम डे वन।
इन्होंने भी वही गलती की जो कि अशरफ गनी ने गलती की थी अफगानिस्तान के अंदर। बहरहाल जी, अब बांग्लादेश की जो आर्मी है उन्होंने मामलात को फिलहाल अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम एक इंटरम गवर्नमेंट बनाएंगे और वो जो इंटरम गवर्नमेंट होगी फिर वो अब देखते हैं कब इलेक्शंस करवाते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना बांग्लादेश के लिए बेहतर है, क्योंकि जो एक केओस मच गया है इसको अब जल्दी से वाइंड अप करना चाहिए और एक स्टेबल लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जिसको बांग्लादेश के लोग वोट दें, उसको आप सरकार में लेकर आइए और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आइए और इस तरह के रिफॉर्म्स लेकर आइए ताकि दोबारा से कोई चोर ना घुस पाए चोर दरवाजे से कि बस इंडिया ने हेल्प की तो घुस गए गवर्नमेंट के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। नए जो रिफॉर्म्स बांग्लादेश के अंदर होने चाहिए वो सख्त होने चाहिए इस मामले में कि सरकार सिर्फ लोग बनाए बांग्लादेश के, जिनको लोग वोट दें वही बनाए। इस हवाले से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी आप टेक्नोलॉजी की भी मदद ले सकते हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हो और ये सारा कुछ हो, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, सारी दुनिया के सामने चीज़ें हों, जो जीते सिर्फ वही हुकूमत बनाए। तो इसकी तरफ बांग्लादेश को जाना चाहिए। एक हिस्टोरिकल मौका बांग्लादेश को मिला हुआ है। ये जो जनरेशन जी ने किया है बहुत बड़ा काम है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उन्होंने बांग्लादेश की रिटर्न करवाई है, ये इन्होंने किया है। और वो जो पावर बैलेंस मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की, रीजन का पावर बैलेंस इन्होंने तब्दील करके रख दिया है। वो यूं तब्दील किया है कि रीजन के बाकी जितने भी मुल्क हैं, आप देखें हाल ही में कितने सारे प्रो इंडिया जो पॉलिटिशियन थे वो धपड़धूस हुए हैं। मालदीव से लेकर वहां उनकी क्वेश्चन मार्क आ गया बहुत बड़ा। प्रो इंडिया जो पार्टियां हैं ना, उनके फ्यूचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है कि कभी ये दोबारा हुकूमत बनाएंगे भी या नहीं बनाएंगे। इसी तरह नेपाल में कम्युनिस्ट, एक कम्युनिस्ट जाता है तो दूसरा आ जाता है। आप देखिए पुष्पा कमल दहल गया तो केपी ओली शर्मा गया। अब दोनों में से कोई भी है तो दोनों कम्युनिस्ट, इंडिया की दोनों से नहीं बनती। तो वहां पर यह सूरत हाल हो गई है और वहां पर आंग सान सूकी के बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं है नियर फ्यूचर में वहां म्यांमार के अंदर। तो ये आखिरी एक स्ट्रांग होल्ड था इंडिया का बांग्लादेश, और इस कदर स्ट्रांग होल्ड था कि वहां से सिर्फ उनको कहा जाता था ये करके दो तो हो जाता था, चाहे बांग्लादेश के लोग उस चीज को पसंद करें ना करें, हो जाता था। देखें, ये याद रखा जाएगा। ये जो नई नस्ल है ना इस वक्त, ये जो जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा है, ये अगले कई डेकेड्स तक याद रखेंगे कि इनके मुल्क के अंदर टॉप की ब्यूरोक्रेटिक जो अपॉइंटमेंट्स होती थी उसमें भी इंडिया इंटरफेयर करता था। वो लिस्टें भी इंडिया से आती थी, इंडिया इनको बोलता था इसको रखो उसको नहीं रखो। तो ये बड़ा बुरा फंस गए हैं यहाँ पे। अगले कई डेकेड्स तक मोदी सरकार ने बांग्लादेश को गंवा दिया है। पब्लिक जो परसेप्शन होती है ना, इसको बनने में और इसको चेंज होने में बहुत अरसा लगता है। ये एक लंबी गेम होती है, ये डेकेड से लेकर ये परसेप्शंस बनती हैं। 2009 का जो इलेक्शन हुआ था, बहुत सारे लोग मानते हैं बांग्लादेश में थोड़ा बहुत फेयर था, वो इनको जेन्युइन वोट मिला था। लेकिन उसके बाद से लेकर जो इलेक्शंस हुए हैं वो अनफेयर रहे और तब से लेकर ये परसेप्शन ग्रो होना शुरू हुई थी आहिस्ता आहिस्ता। 8-10 साल लगे हैं इसको कि ये प्रो इंडिया है, इंडिया हमें कंट्रोल करता है, इंडिया हमारे सिस्टम में घुस गया है। ये परसेप्शन स्लोली बनी है और आज एक क्लाइमेक्स पे पहुंची है ये वाली परसेप्शन, और उन्होंने बिल्कुल कहते हैं नक्शा ही चेंज करके रख दिया है। नाउ ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कब तक इंडिया इनको पनाह देता है और कौन सा मुल्क इनको असाइलम देने के लिए हामी भरता है, क्योंकि वेस्ट के साथ इनके टाइज वैसे ही खराब है। इन्होंने खराब करके रखे हुए थे, सारे के सारे अंडे जो हैं इंडिया की टोकरी में इन्होंने डाले हुए थे। इनको लग रहा था इंडिया इनकी हेल्प करेगा, लेकिन आखिर में इंडिया ने भी लाल झंडी इनको दिखा दी हुई है। बाकी जो छोटे मोटे एसेट्स हैं मीडिया के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर, उनके लिए बुरी न्यूज़ ये है कि उनके लिए कोई वीज़ा नहीं है। इंडिया ने शायद ये फैसला किया हुआ है कि बहुत ही थोड़े लोगों को वो वीज़ा देंगे या असाइलम्स देंगे, बाकी नहीं देंगे वो। तो जो इंडियन एसेट्स रह गए हैं वहाँ बांग्लादेश के अंदर, उनके लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही बुरे दिन शुरू हो गए हैं।